आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। और जब भी आशीष जी आपकी बात होती है तो वो तस्वीरें कई सारी निकलकर सामने आ जाती हैं, जिनमें आप ज़्यादातर कभी मुंबई में कोई हादसा हो गया या कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आई, आप माना ये जाता है कि लोगों के जब दुख सुख होते हैं तो आप ग्राउंड पर मिल जाते हैं। तो इसका राज क्या है? मतलब आप कैसे इतनी कनेक्टिविटी, इतने बिजी होने के बाद भी लोगों से बना लेते हैं, और आपको कितना लगता है कि राजनीति में इसका फायदा मिलता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ राजनीति सोचकर नहीं करता हूँ। बचपन से ही स्वभाव ऐसे बन गया है कि माता पिता ने ऐसे ही सिखाया कि कहीं पर भी कोई भी अड़चन में हो या किसी को मदद की ज़रूरत है तो पहले पहुँच जाओ। कितना कर सको, क्या कर सको, होगा कि नहीं होगा, होने के बाद क्या उसका मतलब निकाला जाएगा, ये सब बाद में सोचो, लेकिन पहले वहाँ पहुँच जाओ। तो उसी तरीके से स्कूलों से लेकर आगे हम वैसे ही पले बड़े हैं, यारों दोस्तों में, सामाजिक काम में, फेस्टिवल में, कहीं पर भी कुछ भी हादसा ही नहीं, अच्छे चीज़ें होती है, वहाँ पर भी पहुँच जाओ और वहाँ लोगों के साथ खड़े रहो। बी ऑन द ग्राउंड, बी विद द पीपल, दैट इज द मोटो। आशीष मतलब आशीर्वाद, तो ये जो जनता के बीच आप पहुंच जाते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर आप भी एक काफ़ी जुड़ाव के साथ महसूस करते हैं, जैसा कि मेरी सहयोगी लवीना ने भी कहा, लेकिन इसके अलावा आप बहुत बेबाकी से भी कहते हैं अपनी बात को, और साथ ही बहुत ही बीजेपी के आक्रामक जनप्रतिनिधियों में भी आप गिने जाते हैं। अभी जितना शांत आपको आशीष जी नजर आ रहे होंगे सवालों के बाद, आशीष जी सवाल यही है कि ये जनता के आशीर्वाद के लिए है क्योंकि सियासत है, या फिर ये वो परवरिश है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या बीजेपी को नंबर 1 बनाना है, मकसद ये है, या फिर लोकसभा की जो कमी रह गई वो विधानसभा में पूरी करनी है? दो तरीके से उसके जवाब दूंगा। एक तो पहले मैं जो भी चीज करता हूं दिल से करता हूं, जोर से करता हूं, और पार्टी का और संघ विचारों का मैं कर्मठ कार्य करता हूं, और कर्मठता से उस बात को सामना उसका करना, पूरी तरीके से टूट पड़ना, जूझना, 24/7 देना, जो कैपेसिटीज अपनी में वो पूरी दे देना। ये कार्यक्रम के लिए भी होता है, या कभी सामने वाला कोई अलग पलग बात कर देता है तो उसके जवाबों के लिए भी होता है। और इसके लिए वो करते समय मेरी बातों को और वाणी को मैं कंट्रोल में रखना चाहता हूं, रखता भी हूं, लेकिन अपने शब्दों को तीखा बना देता हूं, क्योंकि कई बार लोग अनाप शनाप बोल देते हैं। राजनीति में इस प्रकार से अनाप शनाप बोलने वालों को सीधे दो टूक जवाब अगर हम देते हैं तो अपनी बात से वो मुकर जाते हैं, अपनी बात को भूल भी जाते हैं, और उसके कारण हम सब लोगों को ये दिखाई पड़ता है कि जो बोलने वाला है उसको यानी मेरे जैसे को बल मिलता है। जहां तक लोकसभा चुनाव और विधानसभा की बात करें तो जरूर ये मन में कसक है कि लोकसभा में वो सब कर नहीं पाया। लोकसभा में मुंबई में उस प्रकार के रिजल्ट दे नहीं पाए। कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति में वोट तो बढ़े लेकिन सीटें घट गई, और उस कसक को प्रेरणा मानकर मैं चल रहा हूं और उसके लिए काम लेकर आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, आपने कहा कि कसक रह गई लोकसभा में, जो सोचा उतना बेहतरीन शायद प्रदर्शन नहीं हो पाया। अब तो एक मौका और है, विधानसभा चुनाव ठीक सामने है, तो अगर मैं आपकी तैयारी पूछूं विधानसभा चुनाव के लिए तो यहां से क्या बताएंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव की तैयारी हम सब लोग मिलकर देवेंद्र जी के नेतृत्व में बखूबी हमने उसका प्लान भी बनाया है, उसके रणनीति के पहलू भी बनाए हैं, उसके अलग अलग पड़ाव कौन से हो, उसका नैरेटिव क्या हो, ऑन फील्ड क्या हो, संगठन को क्रिएट करते समय क्या करना चाहिए, एक संघ परिवार इस नाते विचारों की स्पष्टता के लिए क्या करना है, उसके बारे में सोच है। मुंबई में हम ये कह सकते हैं कि हम 36 विधानसभा लड़ रहे हैं, आज हम 16 है, और महायुति के साथ अगर हम पकड़े तो हम 21 के करीब है, 21 नहीं सॉरी 23, और 23 सीटें लेकर हम आज मुंबई में 36 में से पड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि 36 में से 30-32 सीट, 32 सीट्स हम महायुति इस नाते जीते भी, और बीजेपी इस नाते 16 से बढ़कर के 20 तक हम पहुंचे। और इसके लिए हर उस सीट की अपनी एक क्या बोलते हैं चरित्र होता है, उस सीट का एक अपना एक एनालिसिस होता है, उस सीट के वोटर्स का अपना एक प्रभाव व्यक्तिमत्व होता है, कुछ इश्यूज अलग होते हैं।
उस बात को लेकर, उस बात को समझकर कैंडिडेट चयन से लेकर जमीनी स्तर तक नैरेटिव सेट करने तक, कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाता संपर्क से लेकर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने साथ जोड़ने तक, इस प्रकार से हर एक वर्टिकल, हर 36 सीट्स का अपना हम बना के आगे बढ़ रहे हैं। आशीष जी, विपक्ष का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि अब अगर चुनाव करीब हैं, अभी पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे, उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव नजर आएगा। विपक्ष के पास वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन 3 मुद्दों पर इन दिनों विपक्ष खूब जमकर घेर रहा है। पहला, बदलापुर में जो कुछ हुआ उसका बवाल सबने देखा, आप लोग राजनीतिक साजिश भी से कह रहे हैं, जिस तरह से बहुत बड़ी तस्वीर आई, एक उस पर। और दूसरा, जो अंदर खेमे मुलाकात शरद पवार से हो रही है, उसे लेकर भी कह रहे हैं कि अभी धीरे धीरे जो है वो चीजें टूटती जाएंगी। टिकट बंटवारे को लेकर कह रहे हैं कि अभी तो आप देखिए कि बीजेपी नीत महायुति जब सीएम चेहरे को लेकर सामने आएगी या सीटों को लेकर सामने आएगी, तब खून खराबा तक होगा, ये तक कह रहे हैं संजय राउत। तो क्या आपको लगता है ये बड़े मुद्दे हैं या वाकई बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? देखिए, अगर संजय राउत के बयानों पे अगर कहना है तो मैं यही कहूंगा, एक प्रसिद्ध कहानी है जो प्रमोद महाजन जी कहा करते थे। ब्रह्मदेव ने अपनी पूरी दरबार को बिठा के रखा है और उस समय पर न्याय निवाड़े का काम चल रहा है, कंप्लेंट देने वाला कंप्लेंट दे रहा है, ब्रह्मदेव उसके ऊपर उत्तर दे रहे, शांति से काम चल रहा है। और अचानक से आवाज आता है ठन, तो क्या हुआ? लोग भागते हैं, सेवक भागते हैं, ब्रह्मदेव को कहते हैं कि पृथ्वी तल पर एक व्यक्ति ने झूठ बोला है। थोड़ी देर बाद 2 बार घंटी बजती है, अब क्या हुआ? तो ब्रह्मदेव को सेवक आके कहते हैं कि भैया 2 बार पृथ्वी पर किसी ने झूठ बोला है। बाद में 35 मिनट घंटानाद हुआ, तो ब्रह्मदेव ने पूछा अभी क्या हुआ, मेरे काम को अड़चन क्यों आ रही है? तो सेवक भागकर देखकर और कहे कि संजय राउत पृथ्वी पे बोल रहा है। तो इस तरीके से संजय राउत के बोलने का अपना एक वैल्यू है, तो उसको कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है ऐसे लगता नहीं है। सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब बात को अगर मैं कहूं तो आज मैं दावा कर रहा हूं, आपके साथ चैनल पे कह रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी, इसमें आपस में बेबनाव इतना है कि आप मानकर चलिए सीटें को बंटवारों को लेकर यह महाविकास आघाड़ी टूट जाएगी। अगर कुछ भी 19-20 करके, ये थोड़ा बंबईया शब्द है भैया, और उसको करके अगर सीट बंटवारे में वो अपने आप को बचा पाए, तो आज आप चैनल के इस क्लिप को रख दीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसी शाम को ये बिखर जाएंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का एक्सपायरी डेट क्लोज आ चुका है। वो महायुति पे क्यों बोल रहे हैं? हम तो ओरिजिनल शिवसेना के साथ अलायंस करके बैठे हैं। हमारे तीनों दल के जो जीते हुए कैंडिडेट है, जो विधायक है, वो तो अपने आप में 200 के करीब है। तो 288 में से 200 तो करीब करीब ये तय है, तय होना बाकी 88 का ही है। तो इसके लिए उनको तो बेसिक से करना है। और जहां तक रही भाई, आपने कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के शरद पवार की बात, सही कहा आपने। ऐसी जरूरत शरद पवार साहब को क्यों पड़ रही है कि वो अजित दादा पवार के पास गए हुए विधायकों से बात करना पड़ रहा है? इसका मतलब स्पष्ट है कि शरद पवार जी के गुट को ना अच्छे कैंडिडेट मिल रहे हैं, ना जो उनके पास बचे हुए लोग हैं उस आधार पर वो चुनाव जीत नहीं पा रहे। तो इसके लिए वो खोज पे निकले हैं। और हमने इसके लिए कहा कि मराठी में एक शब्द है उकिरडा, यानी क्या, हमारा बचा हुआ अनाज जो है उसके ऊपर वो अपना पेट भरने निकले हैं। अच्छा, हम क्योंकि विपक्ष की यहाँ पर बात कर रहे हैं, राजनीति की भी बात हो रही है, एक मुद्दा और भी है इस वक्त जो महाराष्ट्र में बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है, विपक्ष इसको लेकर बहुत हमलावर है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार इस पर लगा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ मसला है? बिल्कुल, जो घटना घटी उसका कोई समर्थन करने का विषय नहीं है, बहुत वेदनादायी है, बहुत तकलीफदायक है। महाराष्ट्र इसके कारण आहत है। महाराष्ट्र क्यों, पूरा हिंदुस्तान आहत है। गलती हुई है, गलती करने वालों को सजा होनी चाहिए। उसकी इंक्वायरी के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा। सरकार जा रही है, जाएगी। हमने खुलकर महाराष्ट्र की जनता से माफी भी मांगी है, क्योंकि वो गलत ही बात हुई है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो आज जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं उनसे हमारा सीधा सवाल है, जब ये प्रतिमा लगाई जा रही थी
तब आपको पता था तो आपने क्यों नहीं बोला? चलो तब नहीं पता था, लगाने के बाद पता चला तो अब आपने क्यों नहीं बोला? चलो छोड़िए, लगाने के बाद आपने नहीं बोला, आपको जब पता चला तो आप वहां विजिट करने गए और आपने कोई प्रेस में, संसद में, असेंबली में कुछ कहा है, ऐसा आपने नहीं किया। चलो छोड़ो, आप गए भी नहीं, आप अपने दूत, कार्यकर्ता, नेताओं को वहां भेजकर वहां लोकली पूरी इंक्वायरी लेकर प्रेस की है, ऐसा भी आपने किया नहीं। आज जब अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ तो आप उसको भ्रष्टाचार का नाम दे रहे हो। और इसके लिए मैंने कहा, ये आरोप करने वाले लोग ये उस गिद्ध की तरह है जो कोई मरे और मुझे मेरा पेट भरने पड़े। ये राजनीतिक गिद्ध का प्रकार है, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र आया है, आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, विश्वास से जुड़ा हुआ, एक ताकत से जुड़ा हुआ। लेकिन आपको लगता है क्योंकि विपक्ष इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि जल्दबाजी में हुआ, अगर ये जल्दबाजी नहीं होती तो 35 फीट मेरे ख्याल से मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है, तो क्या अब इसके अलावा अब 100 फीट तक की सोच रहे हैं? कुछ इस तरह का भी प्लान यहाँ पर बन रहा है ताकि पूरी तरह से वो सशक्त ताकत आप लोगों के जरिए विपक्ष को जवाब के तौर पर दी जा सके? देखिए, मैं वापिस दोहराऊंगा, गलती तो हुई है और उस गलती की सजा गलत करने वालों को भुगतनी पड़ेगी। हमारी मनोवेदना और संवेदनाओं के साथ खेलने का काम जिसी भी स्तर के सरकारी या बिन सरकारी कंत्राटदार हो या अधिकारी हो या किसने भी किया हो, वो सजा उसको मिलनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो आज कह रहे हैं कि आप जल्द कर रहे हो, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? आपको अगर लगता है भाई बोला नहीं तो चिट्ठी लिखी, चिट्ठी नहीं तो प्रेस में बोला, तो नहीं तो बाद में कहीं संसद में कहीं फोरम पे बोला है, कुछ नहीं किया उन्होंने। इनका तो उस स्टैच्यू को यानी प्रतिमा को लगाने का समर्थन भी नहीं था। विरोध की बात कहां आती है? आज जब एक एक्सीडेंट हुआ है, गलती हुई है, उसके बाद इनका बोलना राजनीतिक मैं समझ सकता हूं, लेकिन लोगों को गुमराह करना इस हद तक, ये कोई राजनीतिक शोभा देने वाली बात नहीं है। आज तो इंक्वायरी में ये आ गया कि भाई उसके ब्यूटिफिकेशन और जो बेस है उसके काम करने के लिए दिया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट लोकल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को, बेरोजगार युवकों को दिया गया और उसके माध्यम से 1.25 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपए का बिल निकला, वो सभी तो उबाटा शिवसेना के लोग हैं। ये भी इंक्वायरी में आ गया। मेरा कहना है, ये दुर्घटना के ऊपर इस प्रकार से वो भग्नावस्था के हमारे महाराज की मूर्तियों को प्रचारित करना, प्रसारित करना, कैंपेन करना, ये शिवप्रेम है क्या? और आपके पास पुख्ता सबूत है, आप जरूर दीजिए और उसके ऊपर कार्रवाई मांगिए। आपने फिर कहा इसकी जांच हो रही है, होनी भी चाहिए, जिसकी भी इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की भी हम बात कर रहे हैं और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक कसक लोकसभा चुनाव में रह गई जो विधानसभा चुनाव में पूरी करनी है, लेकिन मुंबई की चूंकि आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है और मुंबई में बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको जहन में रखते हुए जनता कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए बाहर निकलेगी। अभी तो बारिश भी हो रही है, आपको लगता है कि ये जो सड़क से जुड़े हुए या जो छोटे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे आम जनता को प्रभावित करते हैं, उस पर आपने कितना काम किया है, या फिर आपको लगता है कि अभी कौन सा काम रह गया है जिसको आप मुंबई में करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये शहर मैनेजमेंट, सिटी मैनेजमेंट के लिए बीएमसी जैसी एक सक्षम संस्था यहां पर है। कोर्ट में जिस तरीके से पिटिशंस पेंडिंग है उसमें ऑर्डर्स नहीं आए हैं और उसके कारण ये चुनाव समय पर नहीं हो पाया रहा है, बहुत प्रलंबित हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई के लिए बीएमसी फुल फ्लेज एक्टिव रहना ये शहर की जरूरत है, देश की भी जरूरत है, क्योंकि शहर अच्छा काम करेगा तो देश आगे बढ़ने में उसका फायदा होता है। तो बीएमसी का चुनाव न होना ये कोई शोभनीय नहीं है और कोर्ट के सामने उसको पेंडिंग रखने के लिए जिन लोगों ने मल्टीपल पिटिशंस किए उनसे इंटेंशंस भी सही नहीं है। आज उबाटा शिवसेना के 2 पिटिशनर हमको 227 वार्ड में लड़ना है कि 232 वार्ड्स में लड़ना है, उस पुराने और नए कानून के आधार पर कोर्ट में जाकर गुहार लग रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन हम भी पिटिशंस करेंगे और उसके साथ साथ एक रिजर्वेशंस, ओबीसी समाज के अपने रिजर्वेशंस की सीटों को बचाने के लिए समाज लड़ रहा है। जब तक ये पूरी जानकारी कोर्ट के माध्यम से नहीं आती, चुनाव नहीं होती है। लेकिन बीएमसी की बात रही एक बात, अब उस समय पर राज्य सरकार ये कस्टोडियन बन जाती है और राज्य सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राज्य सरकार अपना काम करने के बावजूद भी मुंबई शहर 437 स्क्वायर किलोमीटर का या हजारों किलोमीटर के मेजर रोड्स
माइनर रोड, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स, नाले, छोटे नाले, पंपिंग स्टेशंस, इतनी सारी चीजें ये सरकारी स्तर पर अधिकारी अपने मन से करे, डेमोक्रेटिक अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इस सरकार, महायुति की सरकार को अभिनंदन इसलिए देना चाह रहा हूं कि जो गए 30-35 साल से मुंबई कर मांग कर रहे थे कि भैया हमारे यहां पर रोड असफाल्ट होता है और असफाल्टिंग के रोड के कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो 50-100 कॉन्ट्रैक्टर है वो एक ही गांव से आते हैं, एक ही जगह पर उनका ऑफिस है, वो कार्टेल करते हैं, बिलो 35, बिलो 40 ऐसा अपना रेट कोट करते हैं और सब स्टैंडर्ड रोड करते हैं। उस कार्टल्स को तोड़ दो। हमको चाहिए कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर जो बॉर्डर पे, नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे काम करे और सीमेंट कंक्रीट के रोड होनी चाहिए। आज एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा की सरकार ने इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स को लाकर पहला पैकेज खुल भी गया और काम शुरू हुआ। इस प्रकार का अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ये शुरू हो रहा है, ये अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए बहुत जल्द इस सवाल का जवाब चाहेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आप भी जानते हैं क्योंकि आप बीसीसीआई जुड़े भी हैं। भारतीय टीम क्या किसी तरह से, क्योंकि कहते हैं खेल और सियासत को दूर रखना चाहिए, लेकिन क्या लगता है ये जुड़ाव नजर आएगा खेल के मैदान पर, इसे लेकर कोई फैसला? इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो इतनी जल्दी से मैं नहीं दूंगा लेकिन आपने पूछा तो इतना जरूर कह सकता हूं कि आईसीसी चेयरमैन इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। बहुत शुक्रिया आशीष जी, न्यूज 18 इंडिया के साथ इस खास कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए। मैं न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए। और आशीष जी, आज इस कार्यक्रम में न्यूज 18 इंडिया के इस खास कार्यक्रम में जब हम महाराष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं, देश के विकास में महाराष्ट्र के योगदान की बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां आशीष जी के लिए।